नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इकोनॉमी की जो खराब तस्वीर बता रहे थे उसे आज खुद आरबीआई ने भी दोहराया है। कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी के पहले आरबीआई ने अपना मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी किया है। बढ़ती महंगाई और फिसलते जीडीपी के अनुमान से अब आशंका है कि कल रघुराम राजन ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। यही डर बाजार में भी आज हावी दिखा है और सेंसेक्स 113 पॉइंट फिसला है। दूसरी बड़ी खबर, सहारा ग्रुप के लिए आज एक और झटका दिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब डिबेंचर मामले में 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज सेबी को सौंपने का आदेश दिया है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसे सहारा ग्रुप पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की फिर से सरकार बनने के हैं पूरे चांसेस। चुनाव पूर्व सर्वे में राज्य में बीजेपी की सीटों में बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी लगा पाएंगे हैट्रिक? IBN 7 द वीक के CSDS सर्वे की खास बातें आपको बताएंगे शो में आगे। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है कविता। नमस्कार। ये तो थी अभी तक की बिग स्टोरीज, लेकिन कुछ और भी खबरें हैं सुर्खियों में। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति ने अनुमानों को पीछे छोड़ा। तिमाही दर तिमाही 6% बढ़ा मुनाफा। NSCL घोटाले से सरकार ने लिया सबक। फाइनेंशियल कंपनियों के मालिकों के अधिकारों में भारी कटौती की तैयारी। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। डीजल के दाम एक मुश्त 5 रुपए और LPG के दाम 250 रुपए बढ़ाने की सिफारिश। किरीट पारेख कमेटी की रिपोर्ट 30 अक्टूबर को हो सकती है पेश। नवंबर में लॉन्च होगी नई होंडा सिटी डीजल वेरिएंट भी उतारेगी कंपनी। अमेज डीजल को मिले शानदार रिस्पांस का असर। आपके ऊपर EMI का बोझ फिर बढ़ने वाला है। कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी से पहले आज जारी हुए मैक्रो इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमी की बेहद खराब तस्वीर सामने आई है। सर्वे में इस साल का ग्रोथ अनुमान करीब 1% घटाकर 4.5% किया गया, तो वहीं सर्वे में महंगाई दर में तेज उछाल का अनुमान सामने आया है। बिल्कुल, और सर्वे के मुताबिक इस साल महंगाई दर 5% से बढ़कर 6% हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, सर्वे में कहा गया है कि देश में निवेश का माहौल सुधरने में भी वक्त लगेगा। और क्या कहा गया है सर्वे में और इसका क्या असर कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में हो सकता है, इस पर हमारी संवाददाता कविता कृष्णन ने बात की हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। आरबीआई की पॉलिसी से तो यही उम्मीद बन रही थी कि भले ही रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हो, लेकिन MSF में जो है 0.25% की कटौती हो सकती है और इससे वो ऑफसेट हो सकता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक रिव्यू आया है उसमें जो एकदम एक हॉकिश टोन दिख रहा है आरबीआई का, और ऐसा नहीं लग रहा है कि अब MSF में किसी तरह की कटौती हो सकती है। क्यों प्रदीप, आपका क्या मानना है? जी हाँ, रेपो रेट का बढ़ना तो करीब करीब तय है, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई के प्रोफेशनल फोरकास्टर्स के सर्वे में निकल कर आया कि महंगाई की दर आरबीआई का जो 5% का टारगेट है उसके मुकाबले मार्च 2014 में दरअसल 6.5 पे रहेगी। तो आरबीआई अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो रेट बढ़ाएं, तो रेपो रेट बढ़ना पक्का है। MSF घटाने को लेकर के सवाल यही होगा कि अगर महंगाई इतना बड़ा एक दबाव बनाए हुए है लगातार, और खासतौर पे रिटेल महंगाई दर को लेकर आरबीआई जिस तरह से चिंतित है, तो रेपो में शायद ये आखिरी बढ़त ना हो। और अगर रेपो रेट आगे हम बढ़ाते हैं तो कल की रेपो की बढ़त के बाद अगर रेपो 7.25 हो गया और MSF 9 है, अगर उसको कम कर दें और दोनों के बीच का फासला 1% का ही रह जाए, तो अगली बार अगर रेपो 8 होगा तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट भी बढ़ के 9 हो जाएगा। तो ऐसे में आरबीआई को शायद ये बेहतर होगा, आरबीआई मार्केट को सिग्नल देने के लिए बेहतर तरीका ये होगा कि अभी आप MSF ना घटाएं, ताकि बाजार को ये संकेत जाए कि एक और रेपो में हाइक होनी बाकी है, वो हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में MSF घटाने का फैसला हो सकता है कि इस समय ना लिया जाए। और आरबीआई का जो अनुमान था कि ग्रोथ करीब 5% तक आएगा और महंगाई 5.5% पे आकर संभलेगा, अब वैसे लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा। प्रोफेशनल फोरकास्टर सर्वे में भी कुछ अलग ही निकल कर आया है। तो क्या आरबीआई को यहाँ पर अपने अनुमान रिवाइज करने पड़ सकते हैं? पक्का ही लगता है, क्योंकि 6.5% का अनुमान इस समय है। कोई वजह नहीं कि अगले कुछ महीनों में ये कम हो जाए। पिछले 3 महीनों के आंकड़े जो निकल कर आए हैं, अगर आप उनको देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। सितंबर, अगस्त और जुलाई तीनों महीनों के दौरान जो WPI जो इंडेक्स है वो 6.5 पॉइंट से बढ़ गया है। तो जो कि इनफैक्ट अगर आप एनुअलाइज करके देखें तो एक डबल डिजिट की इन्फ्लेशन रेट नज़र आती है।
तो महंगाई का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है और आरबीआई इसको खास तौर से देखता है। तो इस स्थिति में इस वक्त कोई वजह नहीं नज़र आती कि 5% मार्च तक आए, तो उसको बढ़ा के 6.5 नहीं तो 6% ज़रूर करना पड़ेगा। और एक बात आरबीआई ने इस मैक्रो इकोनॉमिक रिव्यू में कहा है वो ये है कि रुपए पर दबाव बना हुआ है, भले वो संभल गया हो, लेकिन आरबीआई का मानना है कि आगे आने वाले समय में बफर्स बनाने पड़ेंगे। तो जो लिक्विडिटी के लिए जो मतलब जो कदम आरबीआई ने उठाए थे और जो बाजार को उम्मीद थी कि आरबीआई जल्द से जल्द उसे रोल बैक करेगा, क्या वहां पर किसी तरह का डिसेलरेशन हमें यहाँ पर नजर आ सकता है? आरबीआई अगर बफर बनाने की बात कह रहा है तो इसका साफ मतलब यह है कि डॉलर के आवक के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, बैंकों को एफसीएनआर डिपॉजिट पे जो स्वैप्स दिए जा रहे हैं, कुछ बैंकों की मांग है कि उसको जनवरी तक बढ़ा दिया जाए। शायद आरबीआई ऐसा करेगा, लेकिन अब इसकी घोषणा तुरंत होगी या इंतजार करेगा आरबीआई, ये कहना मुश्किल है। जहां तक रुपए पर बने हुए प्रेशर का सवाल है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर अब जो अनुमान लगाए गए हैं आरबीआई के प्रोफेशनल फोरकास्टर सर्वे में वो 3.5% है। 3 महीने पहले ये 4.5 थे। तो ज़रूर अब काफ़ी हद तक आउटलुक सुधरा है, लेकिन आरबीआई 2.5% के आसपास होने पे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो अभी भी ये आरबीआई के कंफर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर है। तो ऐसे में आरबीआई की जो एक रिकमेंडेशन लगातार बनी हुई है सरकार के लिए कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाएं, पास ऑन करें, ताकि इनकी खपत कम हो और इनका इंपोर्ट का जो प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आए। जी, तो कुल मिलाकर ऐसे लगने लगा है कि आरबीआई के हिसाब से जो महंगाई का खतरा है वो बना हुआ है, रुपए पर दबाव बना हुआ है और ये दो बड़ी चिंता है आरबीआई के सामने। इसलिए अगर दिवाली के पहले ग्रोथ के लिए किसी तरह के बूस्टर शॉट की उम्मीद बाजार कर रहा था, तो शायद वो दिवाली गिफ्ट इस बार बाजार को नहीं मिल पाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक सर्वे के बाद बाजार में कम से कम जानकार इस बात पर एकमत है कि कल रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी जरूर करेगा। हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि रिजर्व बैंक का फोकस अभी एमएसएफ और रेपो रेट में अंतर कम करने पर है, इसलिए कल एमएसएफ में भी कटौती संभव है। एमएसएफ रेट घटेगा, रेपो रेट शायद बढ़ेगा, दोनों 25 बेसिस पॉइंट्स, और उसके साथ शायद रेपो रेट पे जो रेपो बोरोइंग पे जो कैप है, जो इफेक्टिवली आपका जो ओवरनाइट रेट है, सबसे शॉर्ट टर्म रेट है, वो एमएसएफ यानी 9.25 के करीब रख रहा है, वो घट के शायद रेपो रेट के करीब आ जाएगा, मतलब 775 के करीब आ जाएगा। Yeah, I think they're probably going to have to increase by the repo rate by at least 25 basis points. And the new governor has, said he's going to target the CPI, and the CPI is racing away. So it'd be unusual for him not to do that. I suppose the question is, will he do anything with the with the marginal rates, which he could do, bring it down by another 25 basis points. इधर इंडियन ओवरसीज बैंक के सीएमडी एम नरेंद्र का कहना है कि आरबीआई को इस सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एमएसएफ रेट में कटौती करनी चाहिए। रिपो रेट को इंक्रीज करना जरूरत नहीं है, और ऐसे भी थोड़ा लोगों का मानना है रिपो रेट को ऐसे भी रखे ग्रोथ को भी पुश करने के लिए। तो मेरा तरफ से दूसरा साइड से उन्होंने लिक्विडिटी को और भी बढ़ाना, आज के दिन में भी 90,000 करोड़ तक ये एमएसएफ और अदर बोरोइंग है। दूसरा तरफ से भी अभी ये फेस्टिवल सीजन है और बिजी सीजन है। अभी लेटेस्ट क्रेडिट ग्रोथ 18% से भी ज़्यादा देखने आया है। इसलिए मेरा तरफ से उन्होंने लिक्विडिटी के लिए थोड़ा सपोर्ट देंगे, और वो आपने 100 बेसिस का फ़र्क बताया था, उसको एमएसएफ रेट को भी रिडक्शन करते उसका ये कॉरिडोर में 100% का 100 बेसिस का फर्क रखने का चांस है। और अब बात शेयर बाजार की। क्रेडिट पॉलिसी से पहले शेयर बाजार भी डरा हुआ नजर आया। दरें बढ़ने के डर से सेंसेक्स 113 पॉइंट गिर गया और निफ्टी में भी 0.1% की गिरावट रही। बिल्कुल, छोटे मझोले शेयरों की भी आज खूब पिटाई हुई है। सबसे ज्यादा गिरावट बैंक, एफएमसीजी और रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिली है। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी।
बाजार में अहम हफ्ते की शुरुआत काफ़ी कमजोरी के नोट के साथ हुई। वैसे शुरुआत बुरी नहीं थी और ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, लेकिन ये मजबूती बहुत ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह पाई और सेकंड हाफ में बाजार पर बिकवाली का दबाव साफ तौर पर दिखा। वजह साफ है, क्रेडिट पॉलिसी है, फेड की मीटिंग का भी डिसीजन इसी हफ्ते आना है और वायदा कारोबार की एक्सपायरी, और इससे पहले अब यहाँ पर ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूली साफ तौर पर हावी होती हुई नजर आ रही है। 6100 के अहम आंकड़े के लेवल पर दिन के लोएस्ट लेवल पर निफ्टी जाकर बंद होता हुआ नजर आया और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी आज अच्छा खासा बिकवाली का दबाव दिखाया और यही वजह थी कि मजबूत शुरुआत के बाद गिरने वाले शेयरों की तादाद आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ती हुई दिखी और अंत में काफी कमजोरी के साथ शेयर यहाँ पर क्लोज होते हुए नजर आए। पूरी तरह से रेट सेंसिटिव स्टॉक्स आज प्रेशर में थे। बैंकिंग शेयरों ने लीड करने का काम किया, खासतौर से पीएसयू बैंक्स को देखिए, सारे दिग्गज पीएसयू बैंक्स कमजोर थे। वहीं एफएमसीजी शेयरों में कमजोर नतीजों का असर साफ तौर पर दिखा। आईटीसी के नंबर्स कमजोर थे, शुक्रवार को स्टॉक आज गिरा। लीवर ने नतीजे बुरे नहीं दिए लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर गिरावट हुई है। कोलगेट के नतीजे काफी खराब थे और डाबर ने नतीजे अच्छे दिए लेकिन उसके बावजूद मुनाफा वसूली यहाँ पर होती हुई दिखी। मेटल शेयरों से भी निफ्टी पर काफी प्रेशर आता हुआ दिखा। टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयरों में गिरावट दिखी। वहीं फार्मा शेयर भी आज फिर से फिसलते हुए नजर आए। वोखार्ड ने वीकेंड पर कमजोर नतीजे पेश किए थे, यहाँ पर 3% से ज्यादा की कमजोरी दिखी निफ्टी पर, लेकिन कुछ सहारा मिला दिग्गजों से। एलएनटी, रिलायंस जैसे दिग्गजों से थोड़ी बहुत खरीदारी आती हुई दिखी। वहीं जेपी एसोसिएट और डीएलएफ, इंडसइंड बैंक जैसे हाई बीटा स्टॉक्स आज निफ्टी पर अपना दबाव बनाते हुए दिखे। वीकेंड पर जो नंबर्स आए थे उनमें कुछ अच्छे नंबर्स, केसी इंटरनेशनल, एसएल, प्रोपेक, यहाँ पर मजबूती आती हुई दिखी। एलेंबिक फार्मा कमजोर था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्राज इंडस्ट्री के नतीजे भी काफी कमजोर नजर आए। एसआर ऑयल पर भी इन्हीं के दम पर दबाव दिखा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, एवरेस्ट के नतीजे भी काफी कमजोर थे। रिजल्ट्स आज जो आए, अजंता फार्मा और टाटा ग्रुप की दो कंपनियां, टिन प्लेट और टाटा एलेक्सी के अच्छे नंबर्स दिखे। वहीं C8 में शानदार नंबर्स, लेकिन भारतीय इंफ्राटेल के नंबर्स कुछ कमजोर। खबरों के दम पर बड़ा एक्शन, एचओवी सर्विसेज के एक बीपीओ कारोबार को बेचने की खबरें, स्टॉक पर 20% का सर्किट। ऐसी पॉजिटिव खबरें बीएफ यूटिलिटी के लिए भी। यूनियन बैंक फ्रेश इक्विटी इशू करेगा, इन खबरों के बाद स्टॉक पर दबाव दिखा। वहीं तिलक नगर में ब्रांड खरीदने के लिए छाबरिया ग्रुप इंटरेस्टेड है, कंपनी में स्टेक खरीद सकता है। इन खबरों के बाद 3% की तेजी दिखी और इंडिया इन्फोलाइन रिटेल कारोबार से अलग हो रहा है, बंद कर रहा है, उसके बाद स्टॉक पर 2% का नुकसान नजर आया। मौजूदा स्तर पर बाजार थोड़ा नर्वस है, लेकिन मौजूदा स्तर पर भी बाजार में निवेश के ऐसे कई मौके हैं जिनमें निवेश कर आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए सुनते हैं एक्सिस कैपिटल के एमडी नंदन चक्रवर्ती के टॉपिक्स। Bajaj Finance, like HDFC Bank and so on. So those will obviously be positive. Plus, some of the agricultural plays like Godrej Industries or Coromandel Fertilizers and so on. On the negative side will be the public sector banks, which still have issues of asset quality. So we found that Honda's such a wave across the country that the market leader Hero, which has been doing well because of the rural market, that while that may continue, you will have headwinds because of the competition of Honda. So this is of course a small set, which is just from a survey. We would be well overweight on, one is private banks, number two would be the private sector oil and gas, which is Reliance, Kane and so on and so forth. We would be negative on large FMCG companies, except that ITC, for all said and done, even though its valuation is high, is very defensive. The other bright point is exports. So obviously IT, pharma and whoever's related to exports, for example Tata Motors, Bajaj Auto and so on. और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, क्या कहता है IBN 7 CSTS का पोल, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और सब्सिडी घटाने के लिए बनी किरीट पारेख कमेटी ने डीजल एक साथ 5 रुपए महंगा करने की सिफारिश की है। पूरी खबर देखिए थोड़ी ही देर में। दिसंबर में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2014 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर देंगे। लेकिन चुनावी हवा इस वक्त किस दिशा में बह रही है, ये जानने के लिए IBN 7 और द वीक ने CSTS से सर्वे कराया है। आज हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव पूर्व नतीजों के बारे में बताने वाले हैं। चुनाव पूर्व सर्वे
सर्वे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर वोटर तीसरी बार भी शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और इधर छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। IBN 7 और द वीक के सर्वे के विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं आवाज संपादक संजय पुगालिया। संजय जी, क्या तस्वीर उभर कर आ रही है इस सर्वे के बल पर? क्या दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी का दबदबा दिखेगा? ये जो सर्वे है इसकी हाईलाइट बड़ी साफ है, वो ये कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में बीजेपी की न सिर्फ वापसी हो रही है बल्कि ज्यादा ताकत के साथ वापसी हो रही है। यहाँ सीटें भी बढ़ रही हैं और वोट का परसेंटेज भी बीजेपी के पक्ष में बढ़ रहा है। 143 सीटें बीजेपी को मिली थी पिछली विधानसभा में मध्य प्रदेश में, जहां ये सीटें बढ़ करके अब 150 से 60 के बीच में हो सकती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को करीबन 50 सीटें मिली थी, जो बढ़ करके 60 से 70 सीटें हो सकती हैं। दोनों जगह बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर मध्य प्रदेश में यथावत है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट शेयर कम होता हुआ दिख रहा है। और जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। ये लग रहा है कि वोटर के दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का, उसके बाद बेरोजगारी बहुत टॉप लिस्ट में वोटर के दिमाग में दिख रही है, और तीसरा मुद्दा जिस पर बहुत ज्यादा लोगों के बीच में विचार सामने आ रहा है वो है विकास का। ये 3 मुद्दे हैं जो वोटर के दिमाग में छाए हुए हैं इस सर्वे के मुताबिक। बिल्कुल संजय, लेकिन यहाँ क्या दोनों राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी काम करती हुई दिखाई दे रही है? लगता है यहाँ कांग्रेस को उल्टे केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? ये बात तो आमतौर पर कही जा रही थी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में सरकारों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का कोई भाव नहीं दिख रहा, बल्कि एक तरह की प्रो इनकम्बेंसी है। लेकिन वो प्रो इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो इसके 2 ही कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस आपस की गुटबाजी में इतनी व्यस्त रही है पिछले वर्षों में कि वो कोई एक मुकम्मल विरोध, एक अपोजिशन सामने रख पाए, ये नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ जो दिल्ली की एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस के खिलाफ, उसका भी असर कहीं दिख रहा है। वरना तीसरी बार जो इनकम्बेंट है उसके बारे में जन समर्थन बढ़े, ऐसा कम होता है। हम लोग ये लगातार सुनते आए थे कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं, रमन सिंह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर इतनी बढ़त है तो इसका एक श्रेय कांग्रेस की अपनी वहां की गुटबाजियों को देना होगा। जो बात बार बार झलक रही थी जब राहुल ने वहां पर रैली की शहडोल में और मध्य प्रदेश के लोगों को भी जब संबोधित किया, तो बार बार ये बात कही जा रही थी कि सब लोग एक मिल करके लड़ेंगे, एक मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे। ये बताता है कि वहां की गुटबंदी कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है। संजय, अगर बड़ी तस्वीर को देखें तो ये सेमीफाइनल माने जा रहे विधानसभा के चुनाव, तो इस सर्वे के नतीजों के आधार पर लोकसभा चुनाव को लेकर नेशनल मूड क्या नजर आ रहा है? जहां तक लोकसभा चुनाव के लिए इससे संकेत निकालने का सवाल है तो मुझे लगता है कि 2 ट्रेंड बड़े साफ हैं। एक, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुद्दे क्रिस्टलाइज होकर के आ रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, वो ये है कि महंगाई के बाद बेरोजगारी पर ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है जिस पर चर्चा कम होती है। और तीसरा, डेवलपमेंट का, गवर्नेंस का मुद्दा। लेकिन जहां तक दिल्ली के लिए मैसेज निकालने का सवाल है तो यह सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी बीजेपी की राज्य सरकारों की ही नहीं है, कहीं नहीं कहीं कांग्रेस के खिलाफ जो देश में नाराजगी का मूड है और मोदी उस मोमेंटम को जो कैप्चर कर रहे हैं और मोदी का जो एक फैक्टर उभर करके आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं यहां पर चुनाव में फायदा पहुंचा रहा है, वो टॉकिंग पॉइंट बन के दिख रहा है। तो लोकसभा के लिए मैसेज साफ है कि कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आने वाली हैं। और जल्द ही आपको डीजल और रसोई गैस के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइसिंग फॉर्मूला तय करने के लिए बनाई गई किरीट पारिक कमेटी ने डीजल और एलपीजी के दाम में एक मुश्त बढ़ोतरी की सिफारिश दे दी है। ये रिपोर्ट 30 अक्टूबर को पेश हो सकती है। इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा से। अतुल, रिपोर्ट में क्या सिफारिशें दी गई हैं और क्या कंज्यूमर्स को महंगा डीजल और एलपीजी खरीदने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? जी, डीजल, एलपीजी और केरोसिन के प्राइसिंग फार्मूले को सुझाने के लिए बनाई गई पारिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी 30 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपेगी। इस रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक पारिक कमेटी ने सुझाव दिया है कि डीजल की कीमतों में एक बारगी 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाए और इस बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों को
प्रति लीटर केवल 6 रुपये डीजल पर सब्सिडी दी जाए। 6 रुपये सब्सिडी के अलावा अगर जो कीमत है डीजल की, उसे फिर डीजल की कीमत को मार्केट रेट पे लाके पूरा किया जाए। कमेटी का यह भी कहना है कि 6 रुपये को भी जो सब्सिडी दी जा रही है वो 1 साल में उसे घटाकर ख़त्म कर दिया जाए डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करते हुए। कमेटी का कहना है कि फिलहाल जो मौजूदा फार्मूला है प्राइसिंग का, उसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसमें बदलाव करने से अंडर रिकवरी की समस्या में ज़्यादा कमी होने की संभावना नहीं है। फिलहाल एलपीजी पर अगर बात करें तो पारिक कमेटी ने वहां भी सुझाव दिया है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में प्रति सिलेंडर जो है 250 रुपये की बढ़ोतरी की जाए और 3 साल में धीरे धीरे एलपीजी सिलेंडर को मार्केट रेट पर उसकी प्राइसिंग को ले आया जाए। साथ ही कमेटी ने यह भी कहा है कि जो सब्सिडाइज सिलेंडर 9 देने की बात कही गई है उसकी संख्या घटाकर 6 की जाए। और केरोसिन पर भी कमेटी ने सुझाव दिया है कीमतों में एक बार की बढ़ोतरी का। कमेटी का कहना है कि केरोसिन की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की एक साथ बढ़ोतरी होनी चाहिए और आगे चलकर जो एग्री जीडीपी ग्रोथ है उसके मुताबिक ही केरोसिन की कीमत को भी रिवाइज किया जाए। फिलहाल पारिक कमेटी की रिपोर्ट तैयार है, लेकिन जो एक बारगी कीमतों में बढ़ोतरी का पारिक कमेटी का सुझाव है, सरकार कितना स्वीकार करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सामने चुनाव है। जी अतुल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन एक चुनावी साल में क्या एक मुश्त इतनी बढ़ोतरी कर पाएगी सरकार, ये भी एक दूसरा सवाल है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को क्यों 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज सौंपने को कहा, बताएंगे थोड़ी ही देर में। और कैसे रहे मारुति सुजुकी के दूसरे तिमाही के नतीजे, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। सेबी सहारा मामले में सहारा ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है। आज मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज सौंपने को कहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। नीरज, जानना चाहेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सहारा को? काफी बड़ा एक झटका है सहारा ग्रुप के लिए। 2 महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि 20,000 करोड़ के बराबर की अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी ओरिजिनल डीड्स सुप्रीम कोर्ट के पास रखी जाए 3 हफ्ते के अंदर, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो विदेश नहीं जा सकते, यानी देश छोड़ने की उनको इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें अभी लंदन से वो लौटे हैं कुछ दिन पहले और दिवाली के तुरंत बाद उन्हें जाना है, लेकिन अब ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि काफी समय से लुका छिपी का ये खेल सहारा खेल रहा है, अब इसको इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी और पैसे जो लौटाने हैं इन्वेस्टर्स के वो हर कीमत पे लौटाने होंगे, कोई बचने की सूरत नहीं है इनके सामने। तो ये जो 2 बातें हैं ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्टांस होता है, जो तरीका होता है कहने का कोर्ट का, वो लहजा बहुत ही तल्ख और जो है ऑर्डरिस्टिक है। इससे ऐसा लगता है कि ये मुश्किलें बढ़ने वाली है और अब ये केस बड़ी जल्दी आपको किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। जी नीरज, और आगे बढ़ते हुए देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने बाजार के अनुमान को पीछे छोड़ते हुए शानदार नतीजे पेश किए हैं। तिमाही दर तिमाही कंपनी का मुनाफा 6% बढ़कर 725 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं अगर साल दर साल देखें तो कम बेस की वजह से मुनाफे में 3 गुने की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल मंदी को ध्यान में रखते हुए मारुति ने इस तिमाही में अपने खर्चों में भारी कटौती की है। साथ ही रुपए में कमजोरी का भी फायदा कंपनी को काफी हद तक मिला है। दूसरी तिमाही में मारुति की बिक्री अनुमान से कम घटी और ये 10,200 करोड़ के ऊपर बनी हुई है। कंपनी का EBITDA 13% बढ़कर 1,321 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं आज सरकारी बैंक सिंडिकेट बैंक ने भी अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम के मोर्चे पर भी बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बढ़ते एनपीए ने बैंक को काफी चोट पहुंचाई है। दूसरी तिमाही में बैंक का नेट एनपीए 1.19% से बढ़कर 1.66% हो गया है। ग्रॉस एनपीए में भी 2.38% से बढ़कर ये 2.88% हो गया है। बैंक के मुताबिक दूसरी तिमाही में 5-6 बड़े अकाउंट के एनपीए होने से परेशानी बढ़ी है। एनपीए पिछले क्वार्टर के मुकाबले पिछले साल जो सेकंड क्वार्टर का था उससे बढ़ा हुआ एनपीए दिख रहा है। ये कितना बड़ा कंसर्न है और आने वाले क्वार्टर में आपको क्या लगता है एनपीए प्रेशर बना रहेगा आपको? निश्चित रूप से इंडस्ट्री में एनपीए का कंसर्न तो है और हमारा भी एनपीए इस क्वार्टर में बढ़ा है। स्लिपेज जो कि करीब 1300 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में 1700 करोड़ हुआ है। लेकिन जो अंतर है वो ये है
कि जो फर्स्ट क्वार्टर में स्लिपेज था वो छोटे अकाउंट्स में था और वो कि काफ़ी हद तक हम उसको रिटेन कर पाए हैं। अभी इस क्वार्टर में जो स्लिपेज हुआ है वो हमारे 5-6 मेजर बड़े अकाउंट हैं जिसमें स्लिपेज हुआ है। तो ये बड़ा कंसर्न है तब। हाँ, तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है, लेकिन अब हम अगर पाइपलाइन में देखें तो गोइंग फॉरवर्ड अब बहुत ज़्यादा बड़े अकाउंट ऐसे हमारे पास नहीं बचे हैं। कुछ 1000-1500 करोड़ के कंसर्न अकाउंट हैं, बट अभी उनका क्या फेट होगा नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में इसका कंसर्न जरूर है। सबकी निगाहें टिकी हैं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आपके हिसाब से ज़रूरत क्या है? दो अलग अलग चीज़ें एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और ज़रूरत क्या है? एक ज़रूरत हम समझते हैं कि जो आरबीआई ने जो सीलिंग लगाई है कि रिपो में 0.5% से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते, हमें लगता है कि उस सीलिंग को आरबीआई को थोड़ा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सीलिंग हटाने से मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और लिक्विडिटी आएगी तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी थोड़ा सा जो प्रेशर है वो इंटरेस्ट रेट पे कम होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आरबीआई उस दिशा में सोचे तो शायद जो लिक्विडिटी आने से इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर कम हो जाएगा। और अपेक्षा ये है कि निश्चित रूप से रेट आरबीआई अगर कम करेगा तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा सबको मिलेगा और हमें लगता है शायद सीआरआर कुछ आरबीआई 0.25% कर सकता है, ऐसा हमारा सोच है। NSCL मामले ने सरकार को बहुत कुछ सिखा दिया है। सरकार जान गई है कि कंपनियां एक्सचेंज के मालिकों को रोजमर्रा के कामकाज में कोई दखल नहीं होना देना चाहिए। अब सरकार इस दखलंदाजी को कम या खत्म करना चाहती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार फाइनेंशियल सेक्टर में मैनेजमेंट और मालिक के बीच संबंधों को नए सिरे से तय करने के लिए नए कायदे कानून लाने की तैयारी में है, ताकि मालिकाना हक रखने वाला शख्स कंपनी से नाजायज फायदा ना उठा पाए। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज जैसे घोटाले दोबारा ना हों, इसके लिए सरकार ने अभी से कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक किसी एक्सचेंज या फाइनेंशियल कंपनी के मालिक और मैनेजमेंट के बीच संबंधों को तय करने के लिए नई गाइडलाइंस लाई जाएंगी। इन गाइडलाइंस में 3 पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। पहला, कंपनी के बोर्ड का ढांचा, दूसरा बोर्ड सदस्यों के वोटिंग राइट और तीसरा मालिक और मैनेजमेंट के बीच पारदर्शिता। इस कवायद का मकसद है कि मैनेजमेंट के रोजाना के कामकाज में कंपनी के मालिक दखलंदाजी नहीं करें और कंपनी का नाजायज फायदा न उठाएं। कंपनी के मालिक और मैनेजमेंट के बीच रिश्ते नए सिरे से परिभाषित करने के लिए नए नियम जारी किए जाएं, इसको लेकर वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय सहमत हो चुका है। सूत्रों की माने तो जल्द ही संबंधित लोगों से सलाह मशविरा किया जाएगा और उनकी राय आने के बाद नए नियम जारी किए जाएंगे। दरअसल नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही कमेटी ने पाया है कि एक्सचेंज के प्रमोटर्स की मैनेजमेंट में हद से ज्यादा दखलंदाजी थी और अपने फायदे के लिए प्रमोटर ने मैनेजमेंट से मनमाफिक फैसले करवाए। इस घोटाले के बाद सरकार को लगा कि बैंक, एक्सचेंज और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे संस्थानों में इस तरह की घटना की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता और सरकार नए नियमों के जरिए इन्हीं आशंकाओं को खत्म करना चाहती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और पुष्य नक्षत्र पर सोने चांदी की बिक्री में क्यों आई 40 से 50% तक की गिरावट, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और सेबी आईपीओ निवेशकों के लिए सेफ्टी नेट नहीं करेगा लागू, पूरी खबर देखिए आगे। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में माना कि इकोनॉमी की सेहत अच्छी नहीं, महंगाई अब भी बेकाबू। कल क्रेडिट पॉलिसी में रघुराम राजन बढ़ा सकते हैं ब्याज दर। क्रेडिट पॉलिसी से पहले नर्वस दिखे बाजार, विदेशी बाजारों की तेजी भी नहीं खींच पाई ऊपर, सेंसेक्स 113 पॉइंट फिसला। सुप्रीम कोर्ट को सहारा ग्रुप पर भरोसा नहीं, डिबेंचर मामले में 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज सेबी को सौंपने का आदेश दिया। सहारा के पास सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में हैट्रिक लगाएंगे रमन सिंह, या सत्ता में कांग्रेस की वापसी का बनता है कोई चांस। IBN 7 द वीक के लिए CSDS के चुनाव पूर्व सर्वे की खास बातें। नवंबर में लॉन्च होगी नई होंडा सिटी, डीजल वेरिएंट भी उतारेगी कंपनी। अमेज डीजल को मिली शानदार रिस्पांस का असर।
अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने का भाव तेजी से चढ़ रहा है। एमसीएक्स पर इसका भाव 31,000 के पार पहुंच गया है। फिलहाल अगर हम देखें तो 31,046 के लेवल 1% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। वहीं अगर कॉमिक्स पे आप देखें 1352, हालांकि तेजी थोड़ी सी कम है, 1/4% की तेजी पर महज सोना कारोबार कर रहा है। वहीं अगर हम कॉमिक्स में हफ्ते भर की बात करें तो 5 हफ्तों की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है और सोना। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी से घरेलू कीमतों में यहां पर तेजी ज्यादा दिखाई दे रही है और पूरे बाजार की नजर अब कल और परसों होने वाली यूएस फेड की बैठक पर टिकी हुई है। अमेरिका से खराब आर्थिक आंकड़े आने के बाद बाजार को उम्मीद है कि फेड राहत पैकेज में फिलहाल कटौती नहीं करेगा। इस साल पुष्य नक्षत्र पर सोने चांदी की बिक्री में 40 से 50% तक की कमी आई है। वजह मंदी की मार। ज्वेलर्स काफी परेशान हैं क्योंकि ऊंचे प्रीमियम पर सोना खरीद कर बड़े ऑफर्स देने के बाद भी सोने चांदी के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आमतौर पर दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र के दौरान ज्वेलरी के शोरूम में लोगों की भारी भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। 27 अक्टूबर को रवि पुष्य नक्षत्र के दिन पिछले साल के मुकाबले काफी कम भीड़ दिखी। आमतौर पर इस दौरान सिर्फ अहमदाबाद में 300 किलो सोना और 800 किलो चांदी की बिक्री होती थी, लेकिन इस बार बिक्री घटकर लगभग आधी हो गई है। लास्ट ईयर के मुकाबले 20% जितना डाउन रहा जो बिक्री हुआ वो, लेकिन वो फिर भी ये रेट के हिसाब से अच्छा रहेगा, यही कहना चाहिए। और दूसरा जो शुद्ध सोना है या शुद्ध चांदी के कॉइन्स वगैरह हैं उसमें लगभग 80% डाउन रहा। पुष्य नक्षत्र सोने चांदी में निवेश के लिहाज से शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन लोग खरीदारी करते हैं। साथ ही शादी का सीजन शुरू होने से भी लोग इस दिन गहनों की खरीदारी करते हैं। इस वजह से ज्वेलर्स ने बड़ा प्रीमियम और अच्छा डिस्काउंट ऑफर देकर लोगों को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन सब बेकार हो गया। मार्केट में प्रीमियम में मिल रहा था तो गोल्ड प्रीमियम में बाय किया और उसके बाद मेकिंग चार्जेस में 25 to 30% का स्कीम भी रखा था। डायमंड में 40% मेकिंग चार्ज का स्कीम रखा था, पर फिर भी इस बार ऑलमोस्ट 50% जैसा लो डाउन रहा। मतलब इतना हमारा व्यापार नहीं हुआ। पिछले वर्ष पुष्य नक्षत्र पर सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम 31,000 रुपये के आसपास थी, जबकि इस वर्ष 32,000 रुपये के आसपास है। इसके बावजूद भी इस लेवल पर सोने में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर्स को सही नहीं लग रहा है। इतना ही नहीं, सोने को सेफ इन्वेस्टमेंट मानने वाले रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग भी इस समय पर सोने की खरीदारी से दूर हो रहे हैं। शायद यही वजह है जिसके कारण पुष्य नक्षत्र पर सोने की खरीदारी में काफी गिरावट देखने को मिली। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और इस दिवाली हम रोजाना आपके लिए ला रहे हैं कुछ खास, इसके लिए आप आवाज के साथ जुड़े रहिए। इस दिवाली अगर आप पूरा कर रहे हैं अपने घर का सपना या नई कार खरीदने का है प्लान, फोन से लेकर टीवी की स्मार्ट शॉपिंग, सोना चांदी और शेयर में निवेश के गुरु मंत्र, जानिए समृद्धि के मंत्र आवाज के साथ। देखिए फेस्टिवल पर हमारी खास पेशकश और जगमगाइए अपनी दिवाली। सेबी आईपीओ निवेशकों के लिए सेफ्टी नेट लागू नहीं करेगा। सेबी चेयरमैन के मुताबिक सेफ्टी नेट का विरोध होने के चलते फिलहाल सेबी ने इसे लागू करने का मन नहीं बनाया है। हालांकि सेबी इसके विकल्प पर विचार जरूर कर रही है। आईपीओ में छोटे निवेशकों के लिए सेफ्टी नेट अभी लागू नहीं होगा। जब इसका प्रस्ताव आया था तो लगा था कि बाजार में अब छोटे निवेशकों की भागीदारी कुछ बढ़ेगी, लेकिन अब खुद सेबी इसके पक्ष में नहीं है। सेबी के मुताबिक 2008 से 2011 के बीच 117 कंपनियों के आईपीओ आए। इन 117 कंपनियों में 62% के शेयर पहले 6 महीने में ही आईपीओ के प्राइस से नीचे चले गए। आईपीओ में हो रहे नुकसान से रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए सेबी ने सेफ्टी नेट पर ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें आईपीओ के पहले 6 महीने में अचानक गिरावट आने पर निवेशकों से शेयर बायबैक करने का नियम था। लेकिन विरोध के चलते सेबी अभी इसे लागू नहीं करेगा। हालांकि सेबी इसके विकल्प पर विचार कर रहा है। One alternative they are currently debating is the alternative of allowing corporates to issue convertibles. So they issue convertibles, and after a certain time, those convertibles have to be necessarily converted into either the equity or it is treated as a debt instrument. So at this stage,
SEBI has not been able to finalize its stand whether safety net will be introduced or not. इन्वेस्टमेंट बैंकर सेफ्टी नेट का लगातार विरोध कर रहे थे। इनके मुताबिक शेयर बाजार में रिस्क पर ही पैसा निवेश होता है, ऐसे में पूंजी सुरक्षित रखने का विकल्प कैसे दिया जा सकता है। उधर सेबी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठगा नहीं जाए, इसके लिए भी नियम बनाने पर विचार कर रहा है। सेबी चेयरमैन के मुताबिक जल्द ही इस पर नई गाइडलाइंस आ सकती हैं। Also true that new means are being used, and it's natural for all of us to assume that it will be used. So SEBI's task is how to check that. I'll admit that this is the direction in which we have just started moving. It will take us quite some time to reach a level where we can say that we have been able to contain the misuse of this media. सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए टैक्स इंसेंटिव की भी मांग की है। सेबी के मुताबिक बिना टैक्स छूट के REIT का टेक ऑफ करना मुश्किल होगा। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और FMCG कंपनियों की क्या है फेस्टिव तैयारी, क्या है नई प्रोडक्ट्स की रेंज, देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। आर्थिक मंदी और महंगाई की मार फेस्टिव सीजन पर साफ दिखाई दे रही है। हर सेक्टर अपने मुताबिक त्योहारों के लिए कमर कस रहा है, लेकिन FMCG सेक्टर की बात करें तो आर्थिक मंदी का असर अच्छे मॉनसून ने काफी हद तक कम कर दिया है, जिसके चलते FMCG कंपनियों को 20 से 35% ग्रोथ की उम्मीद है। FMCG सेक्टर पर आर्थिक मंदी की मार सबसे आखिर में पड़ती है, क्योंकि खरीदार अपने जरूरी खर्चों में कटौती सबसे आखिर में करता है। ऐसे में अगर माहौल हो त्योहारों का, तो ग्राहकों को त्योहारी सौगात देने में FMCG कंपनियां पीछे नहीं हैं। महंगाई के चलते इस साल FMCG कंपनियां ग्राहकों को डिस्काउंट तो नहीं, लेकिन नई रेंज की ऑफरिंग जरूर दे रही हैं। More than discounts, we peg our this thing on कि हम किस तरह से उसको हम प्रमोट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले के जो गिफ्ट पैक्स हैं हम लोगों ने इसमें अलग अलग तरह के हम लोगों ने ऑफरिंग्स दी हुई है। जैसे हम लोगों के कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं या मिड सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे हम लोगों ने मिक्स करके अलग अलग रेंज हमने उतारी है इस साल। इस बार FMCG कंपनियों का फोकस गिफ्टिंग पर ज्यादा है। बेहतरीन पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन के लिए कंपनियों ने अपने मार्केटिंग बजट को भी पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% से बढ़ा दिया है। जितने भी मार्केटिंग स्पेंड्स है, तो हम लोग ने कंज्यूमर के गिफ्ट पैक्स के लिए हम लोग ने स्पेंड किया है। तो यही है एक मार्केटिंग स्पेंड जो पिछले साल के मुकाबले जो इंक्रीज हुआ है। वैसे आर्थिक मंदी का असर FMCG कंपनियों पर अच्छे मॉनसून की वजह से थोड़ा कम पड़ा है, जिसके चलते इन कंपनियों को बिक्री में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। मॉनसून इस साल बहुत अच्छा है और अब जो है अक्टूबर से जो है मनी फ्लो होनी शुरू हो जाती है इकोनॉमी में। और मैंने जैसा आपको बताया, पिछले सालों से हर साल हमें जो है करीबन 25-30% हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। इस साल भी हम उतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गिफ्ट पैक्स अगर आप लोग मार्केट में भी देखेंगे कि ये बहुत ही आकर्षक गिफ्ट पैक्स है, इनोवेटिव गिफ्ट पैक्स है, और इसी वजह से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 30 से 35% की ग्रोथ जरूर मिलेगी। छोटे और मझौले शहर FMCG कंपनियों के लिए बड़े बाजार बनकर उभर रहे हैं। कंपनियों की नजर भी इस बाजार पर है। उन्हें उम्मीद है कि छोटे और मझौले शहरों से 30 से 40% तक का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कविता थप्तियाल, मुंबई। और नवंबर में लॉन्च होगी नई होंडा सिटी, डीजल वेरिएंट भी उतारेगी कंपनी। पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद। होंडा ने नई सिटी भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई होंडा सिटी का ग्लोबल लॉन्च भारत में होगा। अगले महीने में कंपनी नई सिटी की बुकिंग भी शुरू करने जा रही है। होंडा भारत में अपने फ्लैगशिप कार होंडा सिटी का नया मॉडल लॉन्च करने जा रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक होंडा नई सिटी का ग्लोबल लॉन्च 25 नवंबर को दिल्ली में करने जा रही है। नई सिटी की डिलीवरी जनवरी 2014 से शुरू होगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कंपनी नवंबर से 51,000 रुपए में नई सिटी की बुकिंग शुरू करेगी। हालांकि कंपनी ने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। फिलहाल होंडा सिटी केवल पेट्रोल वेरिएंट में है और कंपनी हर महीने इस समय करीब 2000 होंडा सिटी बेचती है। नई होंडा सिटी का पेट्रोल के साथ साथ डीजल वेरिएंट भी होगा और जानकारों का कहना है कि पुरानी होंडा सिटी के मुकाबले नई होंडा सिटी साइज और कीमत
दोनों में ज्यादा होगी। होंडा ने नई सिटी के लॉन्च की योजना के तहत पुरानी होंडा सिटी को फेज आउट करना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर से कंपनी ने डीलर्स को होंडा सिटी की सप्लाई बंद कर दी है, लिहाजा डीलर्स अब केवल होंडा सिटी का पुराना स्टॉक ही बेच रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल में लॉन्च होने के बाद से अब तक होंडा करीब 40,000 अमेज बेच चुकी है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी सरप्लस कैपेसिटी का इस्तेमाल अमेज का प्रोडक्शन बढ़ाने में कर रही है, ताकि त्योहारों में अमेज की वेटिंग को 3-4 हफ्तों से घटाकर और कम कर सके। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।